दोस्तों हर साल अक्टूबर से जनवरी के बीच दिल्ली की हवा धीरे धीरे जहर बन जाती है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है सांस लेना मुश्किल होता चला जाता है, आंखें जलती हैं और चेस्ट हैवी लगने लगती है। इसका असर सिर्फ बॉडी तक दोस्तों सीमित नहीं रहता। नतीजा ये होता है कि स्कूल्स बंद हो जाते हैं, फ्लाइट्स डिले होने लगती हैं और हॉस्पिटल पेशेंट से भर जाती है। इसी बीच एक फेमिलियर हेडलाइंस फिर से दोस्तों हमारे सामने आती है, वो है दिल्ली वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ हेडलाइन का शोर नहीं है, पीछे नंबर्स कुछ बोल रहे हैं। इन्हीं महीनों के दौरान दिल्ली का PM 2.5 लेवल WHO के सेफ लिमिट से 20 गुना तक ज्यादा पहुंच जाता है। ये वही पार्टिकल्स हैं जो इतने छोटे होते हैं कि सीधे लंग्स के अंदर तक घुस जाते हैं। इसी वजह से डॉक्टर्स वार्निंग देने लगते हैं, अस्थमा अटैक्स बढ़ते हैं, हार्ट पेशेंट हाई रिस्क जोन में चले जाते हैं और ब्लड प्रेशर के केसेस अचानक से स्पाइक करने लगते हैं। दोस्तों स्टडीज ये भी दिखाती हैं कि लगातार पॉल्यूटेड हवा में रहना लोगों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी को लगभग 8 साल तक कम कर देता है। तो इस पॉइंट पर सवाल ये नहीं रहता कि दिल्ली में पॉल्यूशन कितना है। दोस्तों असल सवाल ये बनता है कि हर साल इसी वक्त ये पॉल्यूशन क्यों होता है, और जब वजह सबको पता है तो फिर ये क्राइसिस हर विंटर रिपीट क्यों होती रहती है। क्योंकि जब हवा ही दुश्मन बन जाए तो प्रॉब्लम सिर्फ एनवायरनमेंट की नहीं होती दोस्तों, धीरे धीरे ये पॉलिसी, प्लानिंग और प्रायोरिटीज की कहानी बन जाती है। दोस्तों दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं है, सच बोलो तो एक पूरा सिस्टम है। यहाँ 20 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं और जैसे जैसे शहर ग्रो करता गया वैसे वैसे कंस्ट्रक्शन बढ़ता गया, ट्रैफिक भी बढ़ता गया और उसके ऊपर उसका प्रेशर भी। दोस्तों इस डॉक्यूमेंट्री में हम इस सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप। दिल्ली के एयर पोल्यूशन का पूरा सफर 1990 से लेकर आज तक देखेंगे कि कौन सा डिसीजन काम आया, कौन से एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए और कौन से वार्निंग्स इग्नोर कर दिए गए। और फिर यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि इतनी पॉलिसीज, इतने कोर्ट के ऑर्डर्स और इमरजेंसी मेजर्स के बाद भी दिल्ली का AQI आज तक सीवियर और हैजार्डियस के बीच क्यों अटका हुआ है। क्योंकि जब प्रॉब्लम सिर्फ हवा की नहीं होती बल्कि पूरे सिस्टम की होती है तो सॉल्यूशन भी सिर्फ एक रूल से दोस्तों नहीं निकलता। चैप्टर 1 1990s प्रॉब्लम ऑब्वियस फेस। 1990s का दिल्ली याद करो दोस्तों, शहर तेज स्पीड से बढ़ रहा था, पॉपुलेशन बढ़ रही थी और उसी के साथ डीजल बसेस, हैवी ट्रक्स, छोटी इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन का धूल और धुआं भी। धीरे धीरे ये सब चीजें मिलकर दिल्ली की हवा को जहरीला बनाने लगी दोस्तों। उस वक्त रिसर्चर्स और एकेडमिक रिव्यूज इशू को एक मल्टी सोर्स पोल्यूशन क्राइसिस के तौर पर डिस्क्राइब करते हैं। मतलब पोल्यूशन एक जगह से नहीं हर तरफ से आ रहा था। इसका असर क्लियरली दिखने लगता है, स्मोक ज्यादा था और पार्टिकुलेट मैटर्स यानी PM हवा में ज्यादा देर तक टिकने लगे। हाँ उस टाइम AQI जैसे नंबर्स पॉपुलर नहीं थे, डेटा डैशबोर्ड्स नहीं थे, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर थी, बिना किसी ग्राफ के भी दिल्ली की हवा पहले जैसी नहीं रही थी। दोस्तों चैप्टर 2 CNG रेवोल्यूशन फ्रॉम 1998 टू 2003। फिर 1998 में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा इंटरवेंशन किया और क्लियर ऑर्डर दिया, दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डीजल से हटाकर CNG पर शिफ्ट करना होगा। लेकिन यहां से चीजें दोस्तों सिंपल नहीं रही। डेडलाइन टाइट थी और इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी बिल्कुल नहीं था और नेचुरली लोगों का रेजिस्टेंस भी हुआ। कुछ लोगों ने इसे CNG सैबोटाज तक कह दिया। दोस्तों फिर भी गवर्नमेंट डेटा के मुताबिक 1999 से रोल आउट स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे 2003 आते आते तक दिल्ली की ज्यादातर लोकल ट्रांसपोर्ट पब्लिक बसेस CNG पर शिफ्ट हो चुकी थी। तो दोस्तों इंपैक्ट क्या हुआ इसका? शॉर्ट टर्म में लोकल डीजल स्मोक नोटिसेबली कम हो गया, हवा थोड़ी बेटर महसूस होने लगी। लेकिन यहीं पर एक लिमिटेशन भी थी, ये एक सिंगल सोर्स सोल्यूशन था। डस्ट वहीं की वहीं रही और प्राइवेट व्हीकल्स बढ़ने लगे, कंस्ट्रक्शन और अर्बन ग्रोथ पूरी स्पीड से चलते रहे। इसलिए CNG रेवोल्यूशन के बाद भी पोल्यूशन की कहानी दोस्तों वहीं की वहीं रही। चैप्टर 3 ग्रोथ आउटपेस्ड कंट्रोल। दोस्तों 2000 का दशक, CNG के बाद लगता था चीजें कंट्रोल में आ रही हैं, लेकिन इसी बीच 2000 के दशक का दिल्ली तेज रफ्तार से एक्सपेंड करने लगा। कार ओनरशिप बढ़ने लगी, हर घर में एक नहीं 2 गाड़ियों का ट्रेंड शुरू हो गया। साथ ही कंस्ट्रक्शन का बूम आया, जैसे नए फ्लाईओवर्स, नई कॉलोनीज और उनके साथ रोड डस्ट हर रोज हवा में वापस आना शुरू हो गई। दोस्तों इस दौर का एमिशन इन्वेंट्रीज एक इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखाता है। कभी ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर बन जाता है, तो कभी डस्ट और तो कभी इंडस्ट्रीज। सोर्स बदलते रहते हैं लेकिन एक चीज हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो है शहर का टोटल पॉल्यूशन लोड, वो कभी कम नहीं होता। दोस्तों सीधी सी बात यह है कि CNG ने एक प्रॉब्लम सॉल्व की है, पर उसी प्रोसेस में शहर ने 3 नई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ली और यहीं से दिल्ली के एयर पोल्यूशन की फाइट फिर से पिछड़ने लगी। चैप्टर 4 डेटा स्ट्रॉन्गर प्रॉब्लम बिगर, ईयर 2010 से 2015।
2010 तक आते आते एक चीज दोस्तों क्लियर हो गई थी। पोल्यूशन को मेजर करने का सिस्टम पहले से काफी बेटर हो चुका था। मॉनिटरिंग नेटवर्क्स बढ़े, WHO के डेटा सेट्स आए, ग्लोबल स्टडीज ने कंपैरिजन शुरू किया और तब एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ सामने आया। दिल्ली का एनुअल PM 2.5 लेवल्स अब सिर्फ हाई नहीं थे, वो दुनिया के वर्स्ट कैटेगरी में आ चुके थे। इस दौर में एक और चीज पैटर्न बनकर फिक्स हो गई थी, वो था विंटर स्मॉग। हर साल जैसे ही सर्दी आती, हवा स्लो हो जाती, वर्टिकल मिक्सिंग कम हो जाती और पॉल्यूटेंट्स हवा में ही लॉक हो जाते। नतीजा यह होता है दिल्ली सिर्फ धुंध में नहीं, स्मॉग के चपेट में आ जाती है। और तब यह समझ में आने लगा कि प्रॉब्लम अब सिर्फ सोर्सेज की नहीं रही, ये सिस्टम लेवल फेलियर बन चुका था दोस्तों। चैप्टर 5 स्मॉग बिकम्स अ नेशनल हेडलाइन फ्रॉम 2016 टू 2019। 2016 के बाद पॉल्यूशन सिर्फ लैब्स और रिपोर्ट्स तक दोस्तों लिमिटेड नहीं रहा, धीरे धीरे ये पॉलिटिकल डिबेट बन गया और फिर नेशनल हेडलाइन। हर विंटर स्कूल्स बंद होने लगे, कंस्ट्रक्शन पर बैन्स लगने लगे और जो चीजें पहले इमरजेंसी लगती थी वो नॉर्मल रूटीन बन गई। इसी बीच साइंटिफिक स्टडीज ने भी एक अनकंफर्टेबल कंटिन्यूटी पॉइंट आउट की। 1998 से लेकर 2020 तक दिल्ली रीजन लगातार हाई PM 2.5 जोन में ही रहा। मतलब चाहे हेडलाइन चेंज होती रही हो, पॉलिसीज आती जाती रही हो, पर हवा का हाल दोस्तों ज्यादा नहीं बदला। और यहीं से यह सवाल और तेज हो गया, जब प्रॉब्लम इतनी क्लियरली दिख रही थी तो सॉल्यूशन इतना स्लो क्यों आया। चैप्टर 6 2020 कोविड डिप। फिर आया 2020 और अचानक सब कुछ रुक गया। लॉकडाउन लगा, गाड़ियां बंद हो गईं, फैक्ट्री स्लो हो गईं और पहली बार पोल्यूशन लेवल शार्पली गिर गए। लोगों ने सालों बाद क्लियर स्काई देखी। दोस्तों उस वक्त लगा कि शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, लेकिन सच ये था, ये एक सोल्यूशन नहीं, सिर्फ एक पॉज था। जैसे ही एक्टिविटीज वापस नॉर्मल हुई, ट्रैफिक लौटा, कंस्ट्रक्शन चालू हुआ, AQI भी वापस नॉर्मल हो गया, यानी फिर से खराब, क्योंकि इस पीरियड में कोई स्ट्रक्चरल फिक्सेस नहीं हुआ था दोस्तों। सिस्टम सेम था, बस कुछ महीने म्यूट पे चला गया था। चैप्टर 7 2021 से 2024 GRAP एरा। 2021 के बाद दिल्ली NCR ने फाइनली फॉर्मल मैकेनिज्म सेट करना शुरू किया। सबसे बड़ा फ्रेमवर्क था GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, और इसी के साथ CAQM के थ्रू स्टेट्स के बीच कोऑर्डिनेशन की कोशिश स्टार्ट हुई। इसके बाद जब AQI बढ़ता तो कंस्ट्रक्शन बैन लगाना स्टार्ट किया जाता, ट्रक्स पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाते और वर्क फ्रॉम होम एडवाइजरी निकाली जाती। पेपर पर सिस्टम पहले से ज्यादा ऑर्गेनाइज लगने लगा, लेकिन यहां पर दोस्तों एक प्रॉब्लम फिर से सामने आने लगी। हर विंटर मीटियोलॉजी और एमिशंस का एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता, हवा स्लो हो जाती और पोल्यूशन हाई, और GRAP के स्टेप्स रिएक्शन मोड में चलने लगते। इसलिए चाहे फ्रेमवर्क हो या उनका एनफोर्समेंट हो, सीवियर एपिसोड्स हर साल रिपीट होने लगते। और तब यह क्लियर हो गया, जब तक रूट कॉजेस को एड्रेस नहीं किया जाता तो रिस्पांस प्लान सिर्फ डैमेज कंट्रोल बनकर रह जाते हैं। चैप्टर 8 2025 करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है दोस्तों? दिसंबर 2025 और फिर से वही कहानी रिपीट होने लगती है। AQI फिर हैजार्डियस कैटेगरी में है, फ्लाइट्स डिले हो रही हैं और हॉस्पिटल पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है और रिस्ट्रिक्शन फिर से टाइट होते जा रहे हैं। हाँ, बीच बीच में कुछ इंप्रूवमेंट के सिग्नल जरूर दिखते हैं, जैसे मॉनिटरिंग बेटर हो गई है, रिस्पॉन्सेस थोड़े फास्टर हो गए हैं, लेकिन साल के एंड तक आते आते जब विंटर अपनी फुल फॉर्म में होता है, दिल्ली फिर से चोक कर जाता है और तब ये एहसास और स्ट्रांग हो जाता है कि प्रॉब्लम अब भी जिंदा है, सिर्फ हेडलाइन का फॉर्मेट चेंज हुआ है। चैप्टर 9 दिल्ली की ग्लोबल पोजीशनिंग। दोस्तों मीडिया में एक लेवल धीरे धीरे दिल्ली के साथ चिपक चुका है, वो है वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल। ये लाइन सुनते ही एक ग्लोबल इमेज बन जाती है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक खासकर IQ एयर जैसे डेटा सेट्स, दिल्ली का एनुअल PM 2.5 लेवल लगभग 90 माइक्रोग्राम्स पर क्यूब मीटर के आसपास रिकॉर्ड होता रहा है। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट न्यूआंस है जो अक्सर मिस हो जाता है। दिल्ली को मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल कहा जाता है, हर वक्त मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी नहीं। इसका मतलब यह है कि इंडिया के अंदर भी रैंकिंग हर साल चेंज होती रहती है। कभी गाजियाबाद आगे निकल जाता है तो दोस्तों कभी नोएडा। फिर भी दिल्ली का टैग ज्यादा स्टिकी रहता है क्योंकि यह कैपिटल सिटी है, एक बड़ी मेगा सिटी है, और सबसे बड़ी बात यहां एक्सपोजर मैसिव है। जो चीजें यहां होती हैं दोस्तों वो सिर्फ लोकल न्यूज नहीं बनती, वो एक ग्लोबल हेडलाइन बन जाती है। दोस्तों चैप्टर 10 रियल कॉजेज ऑफ पोल्यूशन। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, दिल्ली के पोल्यूशन का एक विलन कोई नहीं है। अक्सर जब ब्लेम गेम शुरू होता है लोग एक नाम पकड़ना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों रियलिटी यह है कि सोर्सेस का पूरा नेटवर्क काम करता है। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर अक्सर डस्ट होता है,
रोड डस्ट, कंस्ट्रक्शन डस्ट और हवा के साथ उड़ता हुआ विंड ब्लो डस्ट। पीयर रिव्यूड स्टडीज दिखाती हैं कि PM10 पोल्यूशन में डस्ट का शेयर हिस्टोरिकली काफी ज्यादा रहा है। इसके बाद व्हीकल्स आते हैं और यहां सिर्फ एग्जॉस्ट की बात नहीं होती दोस्तों, ब्रेक वेयर, टायर वेयर और चलती गाड़ियों से रोड डस्ट का वापस हवा में उठना। फिर इंडस्ट्री जैसे कोल बेस्ड यूनिट्स और DG सेट्स का रोल होता है, खासकर विंटर्स में जब डिमांड और एमिशन दोनों बढ़ते हैं। और हाँ, कभी कभी लोकल बर्निंग भी होती है, गार्बेज हो या बायोमास। सीजनल फैक्टर्स भी आते हैं दोस्तों। अब यहां से वेदर का रोल हमें समझना दोस्तों बहुत जरूरी है। अक्टूबर से जनवरी के बीच विंड्स स्लो हो जाती हैं, मिक्सचर हाइट गिर जाती है और टेम्परेचर इन्वर्जन सेट हो जाता है। इसका मतलब यह होता है हवा ऊपर नहीं जाती और पोल्यूशन नीचे ही अटक जाता है। इसी बीच दिवाली क्रैकर्स शॉर्ट टर्म स्पाइक्स क्रिएट करते हैं और स्टबल बर्निंग कुछ दिनों के लिए लेवल्स को ऊपर ले जाती है। लेकिन सिर्फ स्टबल को ब्लेम करना पूरी कहानी नहीं बताता दोस्तों। बॉटम लाइन सिंपल है, जब लोकल एमिशन और विंटर वेदर एक साथ आ जाते हैं तब क्राइसिस इनएविटेबल हो जाता है। दोस्तों चैप्टर 11 है गवर्नमेंट स्टेप्स। अब सवाल आता है गवर्नमेंट ने एक्चुअली किया क्या। हर सीवियर एपिसोड के दौरान इमरजेंसी मेजर्स एक्टिवेट होते हैं। GRAP के स्टेज 3 और 4 में कंस्ट्रक्शन बैन लगाए जाते हैं, व्हीकल्स को कब्ज किया जाता है और वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरीज निकाली जाती हैं। शॉर्ट टर्म में ये स्टेप्स डैमेज को दोस्तों लिमिट कर देते हैं, हवा को थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिलता है। इसके अलावा 2020 में EV पॉलिसी लॉन्च की गई। गोल बहुत क्लियर था दोस्तों कि न्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन में 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने चाहिए। साथ ही मॉनिटरिंग और प्लानिंग के लिए डेटा सिस्टम्स को अपग्रेड किया गया। हाई रेजोल्यूशन एमिशन इन्वेंट्रीज, मतलब 400 बाय 400 मीटर्स के ग्रिड्स, ताकि प्रॉब्लम को स्ट्रीट लेवल पर समझा जा सके। तो हाँ, पॉलिसीज भी हैं और डेटा भी, लेकिन यहीं पर एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ सामने आता है दोस्तों। सिर्फ होना और काम करना दोनों एक जैसा नहीं होता दोस्तों चैप्टर 12 है फेलियर्स टू रिड्यूस पोल्यूशन इन दिल्ली। दिल्ली का एयर पोल्यूशन कोई एक्सीडेंट नहीं है दोस्तों, ये पहले से प्रेडिक्टेबल है। लेकिन फिर भी एक्शन हमेशा तब होता है जब AQI ऑलरेडी डेंजरस हो चुका होता है। असल प्रॉब्लम रूल्स की नहीं है दोस्तों, बल्कि उनके एग्जीक्यूशन की है। पॉलिसीज एग्जिस्ट करती हैं, पर ग्राउंड लेवल पर एनफोर्समेंट वीक रहता है। साथ ही पॉल्यूशन सिर्फ दिल्ली का इशू नहीं है दोस्तों, ये एक रीजनल प्रॉब्लम है। इसी वजह से बिना स्टेट कोऑर्डिनेशन के कोई सोल्यूशन सस्टेनेबल नहीं हो सकता। फिर भी लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स पॉलिटिकली टफ होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म हाई विजिबिलिटी मेजर्स पर टिक जाती है। मीनवाइल ट्रांसफॉर्म रिफॉर्म्स स्लो हैं। प्राइवेट व्हीकल्स पर डिपेंडेंसी कम नहीं हुई है दोस्तों। इसी के साथ कंस्ट्रक्शन डस्ट और स्टबल बर्निंग हर साल रिपीट होने वाले साइकिल बन चुके हैं। डेटा अवेलेबल है, सेंसर्स लगे हुए हैं, लेकिन डेटा से पॉलिसी एक्शन तक का गैप अभी भी बना हुआ है। दोस्तों चैप्टर 13 ग्लोबल मॉडल्स टू रिड्यूस पोल्यूशन। दोस्तों केस स्टडी है लंदन की। अगर लंदन को देखें तो उनका अप्रोच काफी क्लियर है। उनका मॉडल है यूलेस मॉडल, मतलब सिर्फ रूल्स नहीं, प्राइसिंग भी, कंप्लायंस भी और सबसे इंपॉर्टेंट कैमरा बेस्ड एनफोर्समेंट। यहां बात सिर्फ अनाउंस करने की नहीं होती, फॉलो अप होता है और इसका इफेक्ट दिखने लगा दोस्तों। 1 ईयर रिपोर्ट के हिसाब से नाइट्रोजन ऑक्साइड और PM 2.5 लेवल्स में क्लियरली मेजरेबल रिडक्शन आया है दोस्तों। दूसरा केस मॉडल है बीजिंग का। बीजिंग का केस स्टडी थोड़ा अलग है, लेकिन इक्वली इंस्ट्रक्टिव भी है। 2013 से 2017 के बीच उन्होंने हाफ मेजर्स नहीं लिए, कोल से गैस की तरफ ट्रांजिशन किया, हैवी इंडस्ट्रीज पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल किया और सिर्फ सिटी नहीं पूरे रीजन के साथ कोऑर्डिनेशन बैठाया। रिजल्ट ये रहा, PM 2.5 लेवल में लगभग 35% का ड्रॉप आया। ये स्लो था, पेनफुल था, लेकिन काफी इफेक्टिव था दोस्तों अब कैलिफोर्निया मॉडल को देखते हैं। कैलिफोर्निया की स्टोरी में कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों। यहां डेकेड्स लगे, स्टैंडर्ड्स बनाए गए और फिर उन्हें धीरे धीरे और स्ट्रिक्ट किया गया। नो ओवरनाइट फिक्सेस, बस कंसिस्टेंट प्रेशर और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। दोस्तों चैप्टर 14 रियलिस्टिक वे फॉरवर्ड। दोस्तों अब सवाल सिंपल है, आखिर रियलिस्टिकली करना क्या चाहिए हमें। AQI कंट्रोल का मतलब सिर्फ नंबर्स को चेस करना नहीं होता। असल गेम है एमिशन को कंट्रोल करना और साथ ही लोगों को पोल्यूशन से प्रोटेक्ट करना। सबसे पहले बात आती है इमीडिएट स्टेप्स की। यहां हीरो पॉलिसीज दोस्तों नहीं चाहिए, बल्कि चाहिए बेसिक एग्जीक्यूशन। डस्ट के लिए प्रॉपर इन्फोर्समेंट वॉर रूम चाहिए, फ्रेट मूवमेंट का क्लियर मैनेजमेंट प्लान चाहिए और हर साल के सीजनल रूल्स जो अनाउंस होते हैं पर कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं होते हैं, उनको फॉलो करवाना जरूरी है। दोस्तों फिर मीडियम टर्म की बात आती है, यहां थोड़ा पेशेंस चाहिए। मास ट्रांजिट की रियल कैपेसिटी बढ़ानी होगी,
पार्किंग और कंजेशन प्राइसिंग जैसे पायलट्स जिन्हें पेपर पर नहीं ग्राउंड पर टेस्ट करना जरूरी है। और डीजी सेट्स को धीरे धीरे फेज डाउन करना होगा, लेकिन बिना सडन शॉक दिए हुए। और एंड में लॉन्ग टर्म, यहां शॉर्टकट का ऑप्शन ही नहीं है दोस्तों। सिटीज को रीडिजाइन करना पड़ेगा, अर्बन प्लानिंग को सीरियसली लेना पड़ेगा, और सिर्फ एक शहर नहीं दोस्तों, पूरे रीजन में एनर्जी और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को टाइट करना पड़ेगा। यह स्लो है दोस्तों, यह ग्लैमरस बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सच यही है। यही एक रास्ता है क्लीन एयर पाने का। दोस्तों लास्ट चैप्टर है कंक्लूजन। अगर सीधी बात करें तो दिल्ली का AQI क्राइसिस पॉलिसी की कमी की वजह से बिल्कुल नहीं है। रूल्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं, प्लान्स बने हुए हैं। प्रॉब्लम दोस्तों कहीं और ही है। दोस्तों एग्जीक्यूशन वीक है, स्केल मैच नहीं करता और रीजनल कोऑर्डिनेशन अभी भी मिसिंग है। लंदन और बीजिंग ने एक सिंपल चीज प्रूव की है, जब इन्फोर्समेंट कंसिस्टेंट होता है, जब इन्वेस्टमेंट हाफ हार्टेड नहीं होती और जब प्लानिंग सिटी के बॉर्डर पर खत्म नहीं होती, तो इंप्रूवमेंट सिर्फ फील नहीं होता, मेजरेबल भी होता है। और जब दिल्ली हर विंटर सिर्फ इमरजेंसी बैंस पर डिपेंड करता है, तो रिजल्ट प्रिडिक्टेबल होता है। सेम हेडलाइंस होती हैं, सेम पैनिक्स होते हैं, और फिर नेक्स्ट ईयर ये कहानी दोबारा रिपीट होती है। चॉइसेस एक्चुअली दोस्तों काफी क्लियर है, या तो सीजनल पैनिक चलते रहें, या फिर एक बार सिस्टमैटिक चेंज सीरियस लिया जाए।